हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज इसका लास्ट लेक्चर है। आज हम बेसिकली बात करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि इससे पहले वाले वीडियो में बात किया था कि ऑक्सीकरण और अवकरण किसे कहा जाता है, मतलब ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन किसे कहा जाता है। आज इसके आगे बात करेंगे कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब हमारे डेली लाइफ में, डेली रूटीन में ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे भोजन का पचना क्या है। भोजन का पचना भोजन का पचना ऑक्सीकरण है। मतलब ऑक्सीजन, जब हम भोजन करते हैं तो जब भोजन करते हैं और भोजन जाकर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के रूप में बन जाता है, और उसके बाद ऑक्सीजन, सांस लेने के साथ ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज से ही, ये बायोलॉजी का पार्ट है, तो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन ऑक्सीकरण होकर भोजन भोजन को मंचना में सहायता देती है, पचने में सहायता देती है। भोजन का पचना क्या है, तो भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जैसे C6H12O6, C6H12O6 ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, मतलब ऑक्सीकरण करके CO2 प्लस H2O और तथा ऊर्जा का निर्माण करती है, जो ATP के रूप में होता है। C6H12O6 को बेसिकली ग्लूकोज बोला जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या 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 निर्माण करता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा H2O जल, तीसरा ऊर्जा, एनर्जी। अब बात करते हैं और किस चीज में काम आता है। दूसरा, भोजन का दुर्गंधित होना, मतलब भोजन का दुर्गंधित होना भी ऑक्सीडेशन ही है। मतलब ऑक्सीजन, खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा, तेल आदि पदार्थ को दूषित बनना भी क्या है, ये भी ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। मतलब कि खाद्य पदार्थ, खाने वाले पदार्थ को जब हम खुले हवा के उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ देते हैं, तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर वो भोजन को दुर्गंधित कर देता है। इसके जब भोजन दुर्गंधित ना हो, इसके लिए निम्नलिखित उपाय है। जैसे रेफ्रिजरेटर, मतलब उसको फ्रीज में डाल देंगे। जब हम भोजन को फ्रीज में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो लंबे समय तक टिक सकता है। दूसरा उपाय क्या है, वायुरोध बर्तन में रखकर, मतलब ऐसा बर्तन, वायुरोध बर्तन का अर्थ है कि ऐसा बर्तन जिसमें ऑक्सीजन ना जाए, मतलब वो पैक होने के कारण उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा, और ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा तो भोजन दुर्गंधित नहीं होगा। उसके बाद बात करें वसा युक्त भोजन में, एक विशेष प्रकार का पदार्थ, जैसे ए एवी ऑक्सीडे एंटीऑक्सीडेशन करके आता है, उसको डालने से सोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है। मतलब कुछ ऐसे केमिकल प्रोडक्ट आते हैं, उसको डाल देने से भोजन भोजन और भोजन दुर्गंधित नहीं होता है। इसके अलावा हम जब अचार उचार बनाते हैं तो उसमें भी तेल डाल देते हैं, जिससे वो ऊपर ऊपर रहता है और वो ऑक्सीकरण नहीं करने देता है। आगे बात करें श्वसन की क्रिया भी एक ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। जैसे श्वसन की क्रिया में हम क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो ये क्या है, ये भी एक ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब श्वसन की क्रिया में भी ऑक्सीजन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब हम बिना ऑक्सीजन के जी नहीं सकते, तो श्वसन के लिए भी ऑक्सीडेशन का जरूरी है। दहन की क्रिया, मतलब हमको किसी भी तरह का प्रोडक्ट जलाना है, जैसे कार्बन को हम जब जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब कोई भी वस्तु ऑक्सीजन के बिना नहीं जल सकता है। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे भी वस्तु होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के जल जाते हैं। जैसे मोमबत्ती क्लोरीन के भी उपस्थिति में जल जाता है। मतलब हम मोमबत्ती को क्लोरीन के साथ जलाएं, मोमबत्ती को जब क्लोरीन की उपस्थिति में जलाएंगे तो वो भूरा रंग के साथ जलता है। और कुछ, लेकिन ज़्यादातर जो पार्टिकल होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलते हैं।
इसके अलावा हम बात करें कॉपर कॉपर भी नाइट्रोजन के उपस्थिति में जल जाता है। मतलब कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट जो बिना ऑक्सीजन के भी जल जाता है, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर प्रोडक्ट मतलब ज़्यादातर अभिक्रिया ऑक्सीजन के ही उपस्थिति में होता है। तो ये सब क्या था, ये सब ऑक्सीकरण का अथी था, एग्जाम्पल था कि हाँ हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें क्या क्या था, पहला था भोजन का पचना, दूसरा था भोजन का दुर्गंधित होना, तीसरा था श्वसन की क्रिया, चौथा दहन की क्रिया। ये सब किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण का। अब इसके आगे बात करेंगे दहन किसे कहते हैं। दहन और ज्वाला मतलब दहन किसे कहते हैं, दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी वस्तु जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो दहन कहलाता है। मतलब कि कोई भी वस्तु, वो पेपर हो, लकड़ी हो या कोई भी वस्तु, मोमबत्ती ही हो, वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर किस चीज का निर्माण करता है, पहला तो उष्मा का निर्माण करता है, दूसरा प्रकाश। उष्मा और प्रकाश का निर्माण किसके उपस्थिति में करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है। हम इससे पहले भी बोले थे कि कुछ ऐसे भी वस्तु होता है जो और बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। बात करें कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा और प्रकाश का निर्माण करता है। उसी तरह सल्फर भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर सल्फर डाइऑक्साइड उष्मा और प्रकाश का निर्माण करता है। मीथेन भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मीथेन प्लस जल का निर्माण करता है, उष्मा और प्रकाश। कुछ ऐसे अभिक्रिया होती है जिसमें जल का भी निर्माण होता है, रिएक्शन के साथ साथ जल का भी निर्माण होता है। तो ये क्या हो गया, दहन हो गया। अब आगे बात करें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं। जैसे कि बात करें कि कुछ ऐसे क्या है, मैग्नीशियम, बोले कि मैग्नीशियम नाइट्रोजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन की उपस्थिति में जल के Mg3 तथा N2 का निर्माण करता है। उसके साथ साथ उष्मा और प्रकाश, मतलब जब भी दहन होगा तो उष्मा और प्रकाश निकलेगा। लेकिन कुछ ऐसी भी अभिक्रिया होती है जिसमें कुछ ऐसी भी दहन होती है जिसमें उष्मा और प्रकाश का निर्माण नहीं होता। जैसे कोयला जब जलता है तो कोयला जल जाता है, लेकिन उससे हमको उष्मा की प्राप्ति नहीं होती है, प्रकाश नहीं मिलता, बट हमको क्या मिलता है, उष्मा मिलता है। बात करें दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। मतलब कि दहन में जो पदार्थ जलता है उसे क्या बोलते हैं, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, पेपर, ये सब क्या है, ये सब दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ है। ये सब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और जलकर उष्मा और प्रकाश का निर्माण करता है। उसके आगे बात करें कि कुछ ऐसे भी पदार्थ कहलाते हैं जो नहीं, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो नहीं जलते हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो नहीं जलते, उसे अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो नहीं जलते हैं, उसे अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, स्टोन, सॉइल, मिट्टी, एक्सेट्रा, साड़, ये सब क्या है, ये सब अज्वलनशील पदार्थ है। अज्वलनशील पदार्थ है मतलब कि ये सब नहीं जलता है, इसे कितना भी उष्मा कितना भी हम इसको प्रकाश दे दे, ये नहीं जलेगा। बात करें जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायता करती है उन्हें दहनशील पोषक, मतलब कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो दहन को रोकता है, मतलब दहन नहीं होने देता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको अपोषक बोला जाता है। दहन का अपोषक बोला जाता है जो दहन को नहीं होने देता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जलने नहीं देता। जैसे कि कहीं आग लग जाता है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग करते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं बुताने के लिए। आगे बात करें तो दहन के लिए आवश्यक शर्तें, मतलब दहन के लिए क्या क्या चाहिए, दहन हमको कोई भी चीज जलाना है तो हमको किस किस चीज का जरूरत पड़ेगा। तो बात करते हैं दहन के लिए मुख्यतः 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है। मतलब हमको कोई भी वस्तु को, मतलब कोई भी पदार्थ को जलाना है तो बेसिकली 3 चीज की आवश्यकता होती है। पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, मतलब हम विदाउट दहनशील पदार्थ के, बिना दहनशील पदार्थ के कोई भी वस्तु को नहीं जला सकते। मतलब जलाने के लिए कुछ तो चाहिए, जैसे कि पेट्रोल पेट्रोल स्प्रिट, कोयला, पेपर, ये सब की जरूरत पड़ती है। विदाउट इसके मतलब दहनशील पदार्थ को हम नहीं जला सकते। मतलब किसी भी पदार्थ का दहन तभी संभव है जब कोई दहनशील पदार्थ हो। मतलब विदाउट दहनशील पदार्थ मतलब कोई जलने वाला पदार्थ होगा ही नहीं, तो उसको जलाएंगे कैसे। दूसरा बात करें दहन के पोषक तत्व, मतलब दहन को जलने में, मतलब किसी भी चीज को दहन होने में, मतलब जलने में किसी चीज का उपस्थिति, दहन के पोषक तत्व क्या है, मतलब दहन होने के लिए क्या क्या जरूरत है, ऑक्सीजन आदि की उपस्थिति। मतलब दहन के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक माना जाता है। मतलब कि जब भी दहन होगा तो ऑक्सीजन होना ही चाहिए। इसलिए हवा को दहन का पोषण कहा जाता है, पोषक कहा जाता है। हवा को क्या कहा जाता है, हवा को उसका दहन का, हवा को पोषक, हवा को उसको पोषण कहा जाता है। ज्वलन ताप की प्राप्ति, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उस ताप को इस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन मतलब जिस न्यूनतम ताप, जितना कम से कम ताप पर कोई पदार्थ जलना स्टार्ट कर देता है, उसको उसका ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे कि पेपर, मतलब पेपर का जो ज्वलन ताप है बहुत कम है, लेकिन उसी पेपर को हम किसी तरह से फोल्ड करके उसमें पानी डाल देते हैं तो उसका ज्वलन ताप बढ़ जाएगा। मतलब जितना दूर पानी है उसके बाद उसको जलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वही बात करें कि लकड़ी, लकड़ी का ज्वलन ताप बहुत ज़्यादा होता है। लकड़ी को जितना ज़्यादा देर तक ज्वलन ताप नहीं देंगे तो वो नहीं जलेगा, बट कम ताप में ही पेपर जलना स्टार्ट कर देता है। अब बात करें ज्वाला, ज्वाला किसे कहते हैं, फ्लेम क्या होता है। फ्लेम, ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है। मतलब ज्वाला किसे कहते हैं, ज्वाला वह क्षेत्र है जिस क्षेत्र में कोई पदार्थ जलता है उसको क्या बोलते हैं, ज्वाला। मोमबत्ती की, द कैंडल फ्लेम, मोमबत्ती को जलने पर मोमबत्ती के जलने पर मोमबत्ती के जलने पर मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ता है। यही वाष्प वायु या ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है। मतलब जब भी हम मोमबत्ती, किसी भी कोई भी हम मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो मोमबत्ती क्या होता है, जब भी हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती पिघलकर मोमबत्ती पिघलकर बत्ती के सहायता से ऊपर चढ़ता है, और ऊपर चढ़कर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वाला उत्पन्न करता है। जैसे कि ये एक कैंडल हो गया, का बेसिकली 3 क्षेत्र होता है। मतलब ये जब हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये पिघल कर इसके माध्यम से ऊपर जाएगा और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगेगा। मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया कि 3 भाग होते हैं। पहला केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल इसको बोला जाता है, इसको केंद्रीय मंडल बोलते हैं। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती। मतलब केंद्रीय मंडल में दहन की क्रिया नहीं होती क्योंकि वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। बाहरी ही मंडल में ऑक्सीजन पूरा दहन कर लेता है, क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता है। मतलब यहाँ का जो वाष्प होता है, यहाँ का जो वाष्प है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं आ पाता है, इस कारण वो सही से नहीं जा पाता। भाग को केंद्रीय मंडल या अदहन का क्षेत्र कहा जाता है। अदहन मतलब कि वहाँ पूर्णतः दहन नहीं हो रहा, इसलिए उसको अदहन क्षेत्र भी कहा जाता है। बात करें ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप सबसे कम होता है। मतलब यहाँ का जो क्षेत्र का जो ताप है बहुत कम होता है। यह भाग नीला होता है, मतलब जब ये जलता है तो इसका भाग क्या होता है, नीला होता है। तो बात करें कि इसका फॉर्मूला, कैंडल का फॉर्मूला कितना होता है, C25H। कैंडल की फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है
C25H52। ये किसका फॉर्मूला है? ये कैंडल मोमबत्ती का फॉर्मूला है। मोमबत्ती का फॉर्मूला होता है C25H52। अब बात करें दैप्यमान मंडल। दैप्यमान मंडल किसको कहते हैं? दैप्यमान मंडल उसके बीच वाले क्षेत्र को, ये बीच वाला जो क्षेत्र है इसको दैप्यमान मंडल बोला जाता है। इंग्लिश में ल्यूमिनियस जोन। इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। इसमें भी इसमें ऑक्सीजन के अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। मतलब यहाँ जो क्या है, दैप्यमान मंडल है, बीच वाला जो क्षेत्र है उस तक भी ऑक्सीजन पूर्णतः नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वहां पे भी सही तरीके से दहन नहीं हो पाता है। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है। ज्वाला का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? दैप्यमान मंडली ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है। इसमें से पीला प्रकाश निकलता है। जब ये जलता है तो इससे कौन सा रंग निकलता है? पीला। अब बात करते हैं अदैप्यमान मंडल। अदैप्यमान मंडल मतलब सबसे बाहरी मंडल को नॉन ल्यूमिनियस जोन, मतलब ये सबसे बाहरी भाग होता है। अदैप्यमान मंडल मतलब नॉन ल्यूमिनियस जोन वह भाग है जहां ईंधन के वाष्प का पूर्ण दहन नहीं होता है। मतलब यहाँ क्या होता है? ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है। यहाँ जहाँ यह वह भाग है जहाँ ईंधन के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। मतलब ये यहाँ पे पूर्ण दहन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन, क्योंकि इस भाग में ऑक्सीजन की पर्याप्त पर्याप्त पूर्ति होती है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन पूरी मात्रा में रहता है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग है। मतलब यह ज्वाला का क्या है? सबसे गर्म भाग है। इसमें ज्वाला का रंग नीला होता है। इसका रंग क्या होता है? नीला। और इसका रंग पीला। अब बात करते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी। एलपीजी को फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जिसको इंग्लिश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी। एलपीजी में मुख्यतः क्या चीज होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन मुख्यतः होता है। मतलब एलपीजी मुख्यतः किस चीज से बना है? पहला प्रोपेन, दूसरा ब्यूटेन, और बात करें तीसरा क्या है? इथेन। इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? प्रोपेन। ज्यादातर प्रोपेन ही जलता है, जो कार्बन चैप्टर का भाग है, इसे कार्बन चैप्टर में पढ़ा जाएगा। का मिश्रण होता है जो पेट्रोलियम शोधन के दौरान प्राप्त होता है। ये कैसे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम के शोधन मतलब हम पेट्रोलियम को शोधित करके इसकी प्राप्ति करते हैं और घरों में, और इसका उपयोग कहाँ होता है? घर में खाना पकाने के लिए, कुछ चीज को गर्म करने के लिए, और कुछ वाहनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब एलपीजी का प्रयोग हम कुछ वाहनों में भी करते हैं। इसे सिलेंडर में उच्च दबाव में द्रव अवस्था में रखा जाता है। इसे सिलेंडर में उच्च दबाव मतलब कि कंप्रेस करके रखा जाता है। दबाव में द्रव अवस्था में रखा जाता है। और रिसाव का पता लगाने के लिए, मतलब इसमें किसी भी तरह का रिसाव ना हो, इसको पता लगाने के लिए इसमें सड़ी हुई गोभी जैसी गंध वाला एथिल मरकैप्टेन नामक पदार्थ मिलाया जाता है। ये क्या करता है? इथिल मरकैप्टेन गंध देता है। मतलब एलपीजी का कोई अपना गंध नहीं होता है, इसलिए इसमें एथिल मरकैप्टेन डाला जाता है कि किसी भी तरह का रिसाव हो तो इसमें पता चल जाए। और इसमें एथिल मरकैप्टेन में बेसिकली सल्फर जो होता है वो सल्फर ही बहुत गंदे महक देता है। इससे हमको पता चल जाता है कि हाँ, पेट्रोलियम क्या हो रहा है? गैस में रिसाव हो रहा है। अब बात करें एलपीजी का निर्माण। एलपीजी का निर्माण कैसे होता है? एलपीजी पेट्रोलियम या गीली प्राकृतिक गैस के शोधन से बनती है। मतलब ये शोधन करके निकाला जाता है इसको। बात करें यह पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस की धाराओं से निकाली जाती है जब ये जमीन से निकाले जाते हैं। मतलब इसको जमीन से निकाल कर इसको शोधित करके कंप्रेस करके बनाया जाता है। एलपीजी के मुख्य घटक, मतलब एलपीजी किस किस चीज से बना है? एलपीजी विभिन्न हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है। मतलब अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होता है, जैसे कि प्रोपेन। क्या हुआ? प्रोपेन हो गया,
ब्यूटेन हो गया, ये क्या होता है, प्रमुख होता है, मतलब इसमें ज़्यादा पाया जाता है। कभी कभी इसमें इथेन भी शामिल किया जाता है। ज़्यादातर इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, कभी कभी इथेन इसमें मिलाया जाता है। अब बात करें कि एलपीजी का मुख्य अवयव, इसका मुख्य अवयव क्या है, ब्यूटेन। मुख्य अवयव ब्यूटेन, ब्यूटेन होता है, ऐसे प्रोपेन बोला जाता है। एलपीजी का प्रयोग, एलपीजी का प्रयोग किस चीज में किया जाता है, एलपीजी का प्रयोग यह घरों में खाना पकाने, मतलब घर में खाना पकाने के लिए वह गर्म करने वाले उपकरणों में ईंधन के रूप में किया जाता है। मतलब एलपीजी का प्रयोग बेसिकली घर में खाना बनाने के लिए, किसी चीज को गर्म करने के लिए, इसी सब चीज में, कुछ कुछ वाहनों में भी, कुछ ऐसे वाहन होते हैं जिसमें भी, कुछ ही वाहन में एलपीजी का भी प्रयोग किया जाता है। अब इस चैप्टर का, और यहाँ पे इस चैप्टर का समाप्ति हुआ। थैंक यू।